अगर आपकी जिंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा है, फिर भी अंदर से आपको लगता है कि कुछ मिसिंग है, तो क्या होगा? अच्छी नौकरी है, पैसे हैं, परिवार है, लोग आपको सक्सेसफुल भी मानते हैं, फिर भी रात को अकेले बैठकर कभी-कभी एक सवाल चुपचाप सामने आ जाता है कि मैं आखिर ये सब कर किस लिए रहा हूं? शायद आपने भी कभी महसूस किया होगा कि जिंदगी एक ऐसी ट्रेन बन गई है जिसमें हम लगातार सफर कर रहे हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं कि जाना कहां है। और यहीं से शुरू होती है एक बेहद दिलचस्प खोज। क्या जिंदगी का कोई तय हुआ पर्पस ढूंढना जरूरी है, या हम अपने पर्पस को खुद डिजाइन कर सकते हैं? हाउ टू लिव अ मीनिंगफुल लाइफ इसी सवाल का एक बिल्कुल अलग जवाब देती है। इस किताब का सबसे बड़ा सीक्रेट शायद यही है, आपको अपनी पूरी जिंदगी का जवाब आज खोजने की जरूरत नहीं है। आप जिंदगी को एक फिनिश्ड प्रोडक्ट की तरह नहीं, बल्कि एक प्रोटोटाइप की तरह देख सकते हैं। गलत करियर चुना, एक्सपेरिमेंट करो। रिश्तों में उलझन है, नया तरीका आजमाओ। समझ नहीं आ रहा कि खुशी किसमें है, छोटी छोटी चीजें टेस्ट करो। क्योंकि शायद मीनिंगफुल लाइफ कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां पहुंचकर सब कुछ परफेक्ट हो जाता है, बल्कि ये एक ऐसी जिंदगी है जिसे आप हर दिन थोड़ा थोड़ा डिजाइन करते हैं। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि डिजाइन थिंकिंग के प्रिंसिपल्स आपकी जिंदगी को कैसे बदल सकते हैं और कैसे आप पर्पस, जॉय और फ्लो को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में फिर से खोज सकते हैं। तो अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में डायरेक्शन तो है लेकिन मीनिंग नहीं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है आपको अपनी जिंदगी बदलने के लिए कोई नया रास्ता नहीं, सिर्फ उसे देखने का एक नया तरीका चाहिए। अध्याय 1, मीनिंग ऑफ लाइफ वर्सेस मीनिंग इन लाइफ। जरा एक पल के लिए खुद से पूछिए, मैं इस दुनिया में क्यों हूं? यह सवाल जितना छोटा है उतना ही गहरा भी है। सदियों से दार्शनिक, संत और विचारक इस सवाल का जवाब खोजते आए हैं, लेकिन लेखक अपनी किताब में इस सवाल को एक बिल्कुल अलग तरीके से देखते हैं। वे जीवन का अर्थ क्या है, यानी मीनिंग ऑफ लाइफ का अंतिम जवाब खोजने की कोशिश नहीं करते। उनकी दिलचस्पी एक ज्यादा व्यावहारिक सवाल में है, मैं अपनी जिंदगी में अर्थ कैसे पैदा कर सकता हूं, यानी मीनिंग इन लाइफ। ये फर्क सुनने में छोटा लगता है, लेकिन हमारी पूरी सोच बदल सकता है। पहला सवाल हमें किसी अंतिम सत्य की तलाश में भेजता है, जबकि दूसरा सवाल हमें वापस अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में ले आता है। अपने काम में, रिश्तों में, छोटी छोटी खुशियों में, चुनौतियों में और उन पलों में जिन्हें हम अक्सर बिना महसूस किए गुजार देते हैं। मान लीजिए आप किसी बड़ी नौकरी, शानदार घर, अच्छी कमाई या किसी बड़े पद को पाने का सपना देखते हैं। आपको लगता है कि जैसे ही ये लक्ष्य हासिल होगा, जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ समय के लिए ऐसा होता भी है, सफलता मिलती है तो खुशी होती है, आत्मविश्वास बढ़ता है और लगता है कि बस अब मेरी जिंदगी सही जगह पहुंच गई। लेकिन कुछ समय बाद वही खुशी सामान्य लगने लगती है। फिर कोई नया लक्ष्य सामने आ जाता है, नई नौकरी, ज्यादा पैसा, बड़ा घर, बेहतर पहचान या कोई और उपलब्धि, और हम फिर उसी दौड़ में शामिल हो जाते हैं। लेखक अपने करियर के अनुभवों के जरिए बताते हैं कि बड़ी बड़ी उपलब्धियां भी हमेशा के लिए अर्थ और संतोष नहीं दे सकती। उपलब्धि का रोमांच अक्सर कुछ समय का होता है, लेकिन अगर हमारी पूरी खुशी सिर्फ उपलब्धियों पर टिकी है, तो हर मंजिल के बाद हमें एक नई मंजिल चाहिए होगी। यही पहला बड़ा रिफ्रेम है। जिंदगी का मतलब केवल ये नहीं है कि आपने कितना हासिल किया, असली सवाल ये है कि आपने जो जीवन जिया उसमें कितना अर्थ महसूस किया। अब जरा पैशन की उस मशहूर सलाह पर भी सोचिए, अपना पैशन खोजो और फिर वही काम करो। सुनने में ये सलाह बहुत अच्छी लगती है, लेकिन समस्या ये है कि बहुत से लोग सालों तक अपने सच्चे पैशन की तलाश करते रहते हैं। उन्हें लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक खास काम उनका इंतजार कर रहा है, जिसे खोजते ही उनकी जिंदगी पूरी तरह स्पष्ट हो जाएगी। लेखक इस सोच को भी चुनौती देते हैं। उनका कहना है कि पैशन हमेशा पहले से तैयार कोई छिपा हुआ खजाना नहीं होता। कई बार पैशन किसी काम को करने, उसमें बेहतर बनने, लोगों से जुड़ने और उसके भीतर अर्थ खोजने से पैदा होता है। यानी आपको पहले से ये जानना जरूरी नहीं कि आपकी जिंदगी का एकमात्र उद्देश्य क्या है। आप छोटे छोटे प्रयोग कर सकते हैं, अलग अलग चीजें आजमा सकते हैं और धीरे धीरे समझ सकते हैं कि कौन सी चीजें आपको ऊर्जा देती हैं, कौन सी आपको भीतर से जोड़ती हैं और किन कामों में आपको लगता है कि आपका समय सच में मायने रखता है। इसके बाद लेखक एक और दिलचस्प विचार सामने रखते हैं, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी अपनी पूरी क्षमता को हासिल करना।
अब्राहम मैस्लो की प्रसिद्ध अवधारणा के अनुसार इंसान अपनी जरूरतों को पूरा करते करते एक ऐसी अवस्था तक पहुंच सकता है जहां वो अपनी क्षमता की ऊंचाई तक पहुंचने की कोशिश करता है। लेकिन लेखक इस विचार को एक अलग नजर से देखते हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान में अनगिनत संभावनाएं हों तो क्या वो एक ही जीवन में उन सभी को पूरी तरह जी सकता है? शायद नहीं। आप एक साथ महान लेखक भी नहीं बन सकते, बेहतरीन संगीतकार भी नहीं, शानदार उद्यमी भी नहीं, दुनिया के हर देश की यात्रा भी नहीं कर सकते और अपने हर रिश्ते को पूरा समय भी नहीं दे सकते। जीवन सीमित है, लेकिन हमारी संभावनाएं उससे कहीं ज्यादा हैं। और यही बात हमें निराश करने के बजाय आजाद कर सकती है। आपको अपनी हर संभावित जिंदगी जीने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ ये चुनना है कि इस जीवन में अभी आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है। लेकिन इस अध्याय का सबसे खूबसूरत विचार शायद पर्टिकुलैरिटी पैराडॉक्स है। यह विचार कहता है कि जीवन की बड़ी और खूबसूरत चीजें जैसे प्रेम, सुंदरता, सच्चाई और खुशी हमेशा किसी खास और सीमित पल में ही अनुभव की जाती हैं। उदाहरण के लिए सूर्यास्त को ही देख लीजिए। आप उसे अपने पास जमा करके नहीं रख सकते। आप किसी खूबसूरत शाम को बोतल में बंद करके भविष्य के लिए सुरक्षित नहीं कर सकते। वो कुछ मिनटों के लिए आती है और फिर चली जाती है। फिर भी वही सीमित पल बेहद मूल्यवान होता है। एक माँ का अपने बच्चे को गले लगाना, किसी पुराने दोस्त के साथ देर रात तक हंसना, किसी पसंदीदा गीत को सुनते हुए अचानक पुरानी यादों में खो जाना, किसी पहाड़ की चोटी से दुनिया को देखना, ये सब पल छोटे हैं, लेकिन इनका असर बहुत गहरा हो सकता है। हम अक्सर सोचते हैं कि ज्यादा चीजें हासिल करने से जीवन ज्यादा मीनिंगफुल बनेगा, लेकिन लेखक हमें उल्टा सोचने के लिए कहते हैं। शायद अर्थ जीवन में और चीजें जोड़ने से नहीं, बल्कि जो चीजें पहले से हमारे पास हैं उन्हें ज्यादा गहराई से जीने से आता है। यही इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश है। हमें हमेशा किसी महान उद्देश्य की तलाश में दूर जाने की जरूरत नहीं है। कभी कभी अर्थ हमारे सामने ही बैठा है। एक बातचीत में, किसी रिश्ते में, अपने काम में, किसी छोटी उपलब्धि में, किसी कठिन अनुभव से मिली सीख में, या सिर्फ उस पल में जब हम सच में मौजूद होते हैं। तो अगली बार जब आपके मन में यह सवाल आए कि मेरी जिंदगी का असली मकसद क्या है, तो शायद सवाल को थोड़ा बदल कर देखिए। पूछिए, मैं अपनी आज की जिंदगी में अर्थ कैसे पैदा कर सकता हूं? क्योंकि शायद मीनिंगफुल लाइफ कोई ऐसी मंजिल नहीं है जहां एक दिन पहुंचकर सब कुछ समझ आ जाएगा। शायद मीनिंगफुल लाइफ वो कला है जिसमें हम हर दिन, हर अनुभव और हर छोटे से पल को थोड़ा और मीनिंगफुल बनाना सीखते हैं। और शायद यही असली आजादी है, एक परफेक्ट जिंदगी खोजने की नहीं, बल्कि अपने वर्तमान जीवन को मीनिंगफुल बनाने की। अध्याय 2, डिजाइन थिंकिंग और मूवमेंट मेकिंग। जिंदगी को अक्सर हम एक तय ढर्रे की तरह जीने लगते हैं, जहां सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक सब कुछ किसी मशीन की तरह चलता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि जिस तरह एक कुशल इंजीनियर किसी खूबसूरत प्रोडक्ट को डिजाइन करता है, ठीक वैसे ही हम अपनी जिंदगी के हर एक पल और उसके मायने भी खुद डिजाइन कर सकते हैं। 1963 में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से शुरू हुई डिजाइन थिंकिंग का सफर सिर्फ गैजेट्स के इमारतों तक सीमित नहीं रहा। लेखक हमें याद दिलाते हैं कि डिजाइन थिंकिंग अब केवल चीजों को बनाने का तरीका नहीं, बल्कि अर्थपूर्ण जीवन रचने की एक गहरी कला बन चुकी है। इस कला का सबसे खूबसूरत हिस्सा है मोमेंट मेकिंग, यानी जिंदगी में खास पलों को जन्म देना। हमारे पास हर दिन दो तरह के पल होते हैं। पहले होते हैं क्राफ्टेड मोमेंट्स, जिन्हें हम खुद सोच समझकर योजना बनाकर तैयार करते हैं, जैसे किसी अपने के लिए एक सरप्राइज डिनर प्लान करना या किसी खास बातचीत के लिए समय निकालना। दूसरे होते हैं डिस्कवर्ड मोमेंट्स, जो पहले से हमारे इर्द गिर्द घट रहे होते हैं, लेकिन हमारी आंखें उन्हें देख नहीं पाती। जब हम भाग दौड़ छोड़कर किसी साधारण सी चाय की चुस्की, खिड़की से आती धूप या किसी बच्चे की हंसी को पूरी शिद्दत से महसूस करते हैं, तो वो साधारण सा लम्हा एक यादगार अनुभव में बदल जाता है। इन पलों को गहराई से जीने के लिए लेखक हमारे सामने 5 खास डिजाइनर नजरिए यानी माइंडसेट्स रखते हैं। सबसे पहला है कौतूहल, यानी दुनिया को एक छोटे बच्चे की आंखों से देखना और हर छोटी बात पर हैरान होने की मासूमियत बचाए रखना। दूसरा है उपलब्धता, जिसका मतलब है कि जब जिंदगी आपके सामने कोई नया अवसर या कोई इंसान लाए, तो आप सिर्फ शारीरिक रूप से नहीं, बल्कि दिल और दिमाग से भी वहां मौजूद रहें। तीसरा है कट्टर स्वीकृति, हालात से लड़ने या काश ऐसा होता मैं वक्त गंवाने के बजाय जो जैसा है उसे उसी रूप में पूरे दिल से अपना लेना। चौथा नजरिया हमें सिखाता है कि काम में पूरी लगन से जुड़ें, पर उसके नतीजे से बेपरवाह रहें, ताकि असफलता का डर हमारे उत्साह को कम न कर सके।
और पांचवा है अपनी दुनिया खुद रचना। ये समझना कि आपकी कहानी की कलम किसी और की नहीं बल्कि आपके अपने हाथ में है। स्वीकृति और रचनात्मकता की इस ताकत को 90 साल के कलाकार आर्ने की कहानी से बेहतर कोई नहीं समझा सकता। जब बढ़ती उम्र और बीमारी ने आर्ने को व्हील चेयर तक सीमित कर दिया तो उन्होंने अपनी बेबसी पर आंसू बहाने के बजाय अपनी मौजूदा स्थिति को पूरी तरह स्वीकार किया। उन्होंने अपनी व्हीलचेयर की सीमा के भीतर ही रंगों और कैनवस के साथ एक नई दुनिया रची और साबित कर दिया कि असली आज़ादी शरीर में नहीं, आपकी सोच और नज़रिए में होती है। ये पूरी यात्रा अंत में हमें बी डू बिकम के एक सहज और निरंतर चक्र पर ले आती है। सब कुछ इस बात से शुरू होता है कि आप इस वक्त कौन हैं, बी। फिर आप उस पहचान के साथ दुनिया में उतरते हैं, लोगों से जुड़ते हैं और नए काम करते हैं, डू। इन अनुभवों से सीखते और खुद को तराशते हुए आप एक बेहतर इंसान के रूप में उभरते हैं, बिकम। जिंदगी कोई एक बार में हल होने वाली पहेली नहीं बल्कि खुद को बार बार नए सिरे से रचने का एक खूबसूरत उत्सव है। अध्याय 3, 2 दुनियाओं की कहानी, ट्रांजैक्शनल और फ्लो वर्ल्ड। जरा सोचिए, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक आपका पूरा दिन सिर्फ एक चेकलिस्ट बनकर रह गया हो? अलार्म बजा, ब्रश किया, नाश्ता निगला, ऑफिस पहुंचे, एक काम निपटाया और सो गए। हम में से ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी को एक रोबोट की तरह सुलझाने और पूरा करने में लगे रहते हैं। लेखक अपनी किताब के 3रे अध्याय में हमें इसी सच्चाई का आईना दिखाते हैं और बताते हैं कि हम असल में 2 अलग-अलग दुनियाओं में जीते हैं। एक है लेन देन की दुनिया यानी ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड और दूसरी है एहसासों की दुनिया यानी फ्लो वर्ल्ड। ट्रांजैक्शनल दुनिया हमारे रोजमर्रा के नफे नुकसान और अगर ये करूंगा तो वो मिलेगा वाले गणित पर चलती है। यहाँ हर काम का एक मकसद होता है, एक डेडलाइन होती है और एक नतीजा होता है। दूसरी तरफ है फ्लो वर्ल्ड, जहाँ कोई मंजिल नहीं होती, बस सफर का आनंद होता है। ये वो दुनिया है जहाँ आप बिना किसी नतीजे की परवाह किए किसी काम में डूब जाते हैं, जैसे बारिश की गिरती बूंदों को देखना, अपने बच्चे की बेतुकी बातों पर खिलखिलाकर हंसना या चाय की हर घूंट की गर्माहट को महसूस करना। जिंदगी का असली रस, गहरा अर्थ और अचरज इसी फ्लो वर्ल्ड में छुपा होता है। लेखक साफ करते हैं कि ये मनोवैज्ञानिक मिहाई सिक्सेंथ की मशहूर फ्लो स्टेट से अलग है, क्योंकि वहां परफॉर्मेंस और काम में खो जाने की बात होती है, जबकि यहां बात बिना किसी लक्ष्य के सिर्फ मौजूद रहने और पल को महसूस करने की है। लेखक इस फर्क को समझाने के लिए फ्रिट्स नाम के काल्पनिक किरदार की सुबह के 2 अलग-अलग नज़ारे पेश करते हैं। पहले नज़ारे में फ्रिट्स एक मशीन की तरह उठता है, घड़ी की सुइयों पर नज़र गड़ाए बिना स्वाद लिए कॉफ़ी पीता है और ट्रैफिक में झल्लाते हुए ऑफिस पहुंच जाता है। दूसरे नज़ारे में समय उतना ही लगता है, लेकिन उसका नज़रिया बदल जाता है। वो कॉफ़ी की ताज़ा खुशबू को सूंघता है, खिड़की से आती धूप को महसूस करता है, बैकग्राउंड में बज रहे अपने पसंदीदा गाने की धुन पर हल्का सा मुस्कुराता है और अपने किसी पुराने खूबसूरत पल को याद करता है। फ्रिट्स ने अपनी घड़ी में एक भी नया मिनट नहीं जोड़ा, लेकिन अपनी उस साधारण सी सुबह में जान फूंक दी। ये उदाहरण हमें सिखाता है कि जिंदगी को खूबसूरत बनाने के लिए ज्यादा वक्त नहीं, बल्कि अपनी मौजूद इंद्रियों को जगाने की जरूरत होती है। यहाँ लेखक दार्शनिक जेम्स कार्स की मशहूर किताब फाइनाइट एंड इनफाइनाइट गेम्स की मदद से हमें एक बड़े धोखे से आगाह करते हैं, जिसे वे प्रैक्टिस टू प्रोडक्शन ट्रैप कहते हैं। फाइनाइट गेम का नियम है कि इसे जीतने या खत्म करने के लिए खेला जाता है, जबकि इनफाइनाइट गेम सिर्फ खेल को जारी रखने और उसके मजा लेने के लिए खेला जाता है। हम इंसान अक्सर ये गलती बैठते हैं कि जो चीजें हमें सुकून देने के लिए बनी थीं, उन्हें भी हम प्रोडक्टिविटी का पैमाना बना देते हैं। मिसाल के तौर पर हमने ध्यान यानी मेडिटेशन इसलिए शुरू किया था ताकि हम शांत रह सकें, लेकिन अब हम स्मार्ट वॉच पर नापते हैं कि हमने कितनी देर आंखें बंद रखीं और हमारा स्ट्रेस स्कोर कितना घटा। हमने टहलना इसलिए शुरू किया था ताकि प्रकृति को महसूस कर सकें, लेकिन अब हमारा पूरा ध्यान सिर्फ 10,000 कदम पूरे करने पर टिका रहता है। जब हम सुकून देने वाली आदतों को भी एक टास्क या टारगेट बना देते हैं, तो उनका असली मकसद और आत्मा कहीं खो जाती है। जिंदगी को सिर्फ सही तरीके से चलाना काफी नहीं है, कभी कभार घड़ी को भूलकर बिना किसी वजह के जीना ही असली जिंदगी है। अध्याय 4, वंडर फॉर्मूला। बचपन के वो दिन याद कीजिए जब जमीन पर रेंगती हुई एक नन्ही सी चींटी या बारिश के बाद आसमान में तैरता इंद्रधनुष भी हमें घंटों हैरान कर देता था। हम हर छोटी बात पर सवाल पूछते थे और दुनिया हमारे लिए एक जादुई जगह जैसी लगती थी। मगर जैसे जैसे हम बड़े हुए, रोजमर्रा की भाग दौड़, काम की जिम्मेदारियों और सब कुछ पहले से जानने के घमंड ने हमसे वो मासूमियत छीन ली।
लेखक अपनी जिंदगी और सोच को नया रूप देने वाले चौथे अध्याय में इसी खोई हुई जादुई भावना को वापस लाने के लिए एक बेहद खूबसूरत और सीधा समीकरण पेश करते हैं। कौतूहल प्लस रहस्य इज इक्वल टू विस्मय, यानी वंडर फॉर्मूला। जब हम किसी चीज को पहली बार देखते हैं तो हमारे मन में कौतूहल यानी जिज्ञासा जागती है। फिर जब हम गहराई से सोचते हैं कि ये कैसे मुमकिन हुआ, तो उस प्रक्रिया के पीछे छुपा रहस्य हमें सोचने पर मजबूर कर देता है। यही कौतूहल और रहस्य मिलकर हमारे भीतर विस्मय यानी उस गहरे अचरज और रोमांच को जन्म देते हैं जिसे अंग्रेजी में ऑ कहा जाता है। बड़े होने पर समस्या ये नहीं होती कि दुनिया बोरिंग हो जाती है, बल्कि समस्या ये है कि हम रहस्यों की तरफ ध्यान देना ही बंद कर देते हैं। जब हम मान लेते हैं कि हमें सब पता है तो हमारी दुनिया धीरे धीरे सिकुड़ने लगती है और जिंदगी बेरंग लगने लगती है। इसे एक बगीचे के बहुत ही प्यारे उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए आप सुबह सुबह किसी पार्क या अपने बगीचे में टहल रहे हैं। पहली नजर में आपको एक साधारण सा हरा पत्ता या फूल की कली दिखती है। अगर आप जल्दी में हैं तो आगे बढ़ जाएंगे, लेकिन अगर आप सिर्फ एक पल के लिए ठहरें और उस कली को ध्यान से देखें तो जिज्ञासा जन्म लेती है। आप सोचते हैं कि मिट्टी, पानी और धूप की मदद से ये पौधा इतनी बारीकी और नजाकत से कैसे खिल रहा है। यही साधारण सा ठहराव अचानक रहस्य में बदल जाता है और कुछ ही पलों में आप प्रकृति की उस बेमिसाल कारीगरी को देखकर दंग रह जाते हैं। अचानक वो साधारण सा बगीचा एक जीवित चमत्कार लगने लगता है। ये सिर्फ कोई दार्शनिक बात या मन का वहम नहीं है, बल्कि न्यूरोसाइंस और आधुनिक विज्ञान भी इस पर मोहर लगाता है। शोध बताते हैं कि जब हम विस्मय यानी ऑ की स्थिति में होते हैं तो हमारे दिमाग में एक बड़ा सकारात्मक बदलाव आता है। हमारा अहंकार और खुद पर से ध्यान हटकर दूसरों और इस विशाल संसार से जुड़ने लगता है। जब हमें ये एहसास होता है कि हम इस ब्रह्मांड के एक विशाल ताने बाने का छोटा सा हिस्सा हैं, तो हमारी मानसिक चिंताएं और खुद को लेकर होने वाला तनाव अपने आप कम होने लगता है। विस्मय का ये अनुभव हमें अधिक संवेदनशील, दूसरों की मदद करने वाला और भीतर से उदार इंसान बनाता है। विस्मय को महसूस करने के लिए आपको किसी दूर पहाड़ की चोटी या अंतरिक्ष में जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जादू हमारे आसपास की बेहद साधारण चीजों में छुपा है। सुबह की पहली चाय से उठती भाप के घुमाव में, किसी अपने की मुस्कान की चमक में या रात को छत से दिखने वाले तारों में। बस जरूरत है अपनी नजर में वही बचपन वाली सजगता और थोड़ा सा ठहराव वापस लाने की। जब आप हर दिन को सब कुछ जानने के बजाय कुछ नया जानने की नजर से देखेंगे तो ये पूरी दुनिया फिर से एक खूबसूरत और रहस्यमयी खेल जैसी लगने लगेगी। अध्याय 5, कोहेरेंसी और लाइफ कंपस। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप दिन रात मेहनत तो कर रहे हैं, पर अंदर से कोई खालीपन या बेचैनी बनी रहती है? ऐसा लगता है मानो गाड़ी पूरी रफ्तार से दौड़ रही है, लेकिन ये पता ही नहीं कि रास्ता किधर जा रहा है। स्टैनफोर्ड के प्रोफेसर लेखक अपनी किताब डिजाइनिंग योर लाइफ के 5वें अध्याय में इसी उलझन की जड़ तक पहुंचते हैं। वे बताते हैं कि असल सुकून किसी मुकाम को पा लेने में नहीं, बल्कि कोहेरेंसी यानी जीवन के गहरे सामंजस्य में छिपा है। कोहेरेंसी का सीधा सा अर्थ है एक ऐसा जीवन जहां आपके 3 सबसे बड़े पहलू एक सीध में आ जाएं। आप असल में कौन हैं, आप क्या काम करते हैं और आपके बुनियादी मूल्य या विश्वास क्या हैं। जब इन तीनों के बीच तालमेल टूटता है तो इंसान सफल होकर भी भीतर से थका हुआ और भटका हुआ महसूस करता है। वहीं जब आपकी मान्यताएं और आपके दैनिक काम हाथ में हाथ डालकर चलने लगते हैं तो आपका अपना एक पर्सनल कंपस तैयार हो जाता है। ये कंपस आपको किसी तयशुदा नक्शे की तरह बंधी बंधाई मंजिल नहीं देता, बल्कि जिंदगी के उतार चढ़ाव में ये बताता है कि आपका अगला कदम सही दिशा में है या नहीं। इस जादुई कंपस को गढ़ने के लिए लेखक 3 बेहद सरल लेकिन आंखें खोल देने वाले लिखित अभ्यासों की राह दिखाते हैं। सबसे पहले आती है मेरी वर्तमान कहानी, जहां आप बिना किसी दिखावे के ये स्वीकार करते हैं कि आज आप जिंदगी के किस मोड़ पर खड़े हैं। इसके बाद आप लिखते हैं अपना वर्क व्यू, यानी आपके लिए काम का असली मतलब क्या है। क्या काम सिर्फ पैसा कमाने का जरिया है या ये समाज को कुछ लौटाने और अपनी प्रतिभा को निखारने का जरिया है। तीसरा पड़ाव है लाइफ व्यू, जिसमें आप दुनिया, रिश्तों और जिंदगी के बड़े मकसद के बारे में अपनी समझ को पन्नों पर उतारते हैं। जब आप इन दोनों विचारों को आमने सामने रखकर पढ़ते हैं तो साफ दिखने लगता है कि आपका काम आपकी जिंदगी को समृद्ध बना रहा है या उससे टकरा रहा है। लेखक यहाँ एक और खूबसूरत विचार जोड़ते हैं जिसे वे कोहेरेंसी साइटिंग्स कहते हैं।
ये आम ग्रैटिट्यूड लिस्ट या आभार सूची से कहीं ज्यादा गहरी चीज है। आभार सूची में हम अक्सर बाहरी फायदों या अच्छे नतीजों का शुक्रिया अदा करते हैं, जैसे आज मुझे प्रमोशन मिला या आज मौसम अच्छा था। लेकिन कोहेरेंसी साइटिंग्स उन दुर्लभ कीमती पलों को पकड़ने का नाम है जब आपको भीतर से ये एहसास होता है कि जो काम आप उस वक्त कर रहे थे वो सीधे आपकी आत्मा और आपके गहरे मूल्यों से मेल खा रहा था। चाहे वो किसी सहकर्मी की बिना स्वार्थ मदद करना हो या किसी जटिल समस्या को अपनी पूरी लगन से सुलझाना, यहाँ ध्यान सिर्फ इस बात पर होता है कि आप उस काम से कितने सच्चे मन से जुड़े हुए थे। गुड रीड्स पर इस किताब को पढ़ने वाले एक पाठक ने साझा किया कि जब उन्होंने खुद बैठकर ये तीनों अभ्यास पूरे किए तो मानो वर्षों से छाया धुंधलका एक झटके में छट गया। उन्हें समझ आ गया कि वे किस दिशा में व्यर्थ ऊर्जा गंवा रहे थे और कौन से फैसले उन्हें असली खुशी दे सकते हैं। सच तो ये है कि जब आप अपना लाइफ कंपास बना लेते हैं तो दुनिया की राय आपको भटका नहीं पाती। आपके भीतर का सच्चा सामंजस्य ही आपकी हर राह को रोशन कर देता है। अध्याय 6, फ्लो को व्यापक बनाना। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कोई काम कर रहे हो और अचानक आपको वक्त का एहसास ही न रहे? भूख प्यास, मोबाइल के नोटिफिकेशंस और मन की तमाम चिंताएं जैसे कहीं गायब हो जाएं? मनोविज्ञान की दुनिया में इसी जादुई स्थिति को फ्लो कहा जाता है। अक्सर लोगों को लगता है कि ये गहरा आनंद सिर्फ किसी पहाड़ पर चढ़ने, कोई जटिल कोड लिखने या पेंटिंग का मास्टरपीस बनाने जैसे मुश्किल कामों में ही मिल सकता है। लेकिन लेखक अपनी सोच से इस धारणा को पूरी तरह बदल देते हैं। वे बताते हैं कि फ्लो किसी खास काम का मोहताज नहीं है, बल्कि ये हमारे जीने और चीजों को महसूस करने के नजरिए पर टिका है। फ्लो की इस दुनिया में उतरने के लिए सबसे पहली चाबी है रैडिकल एक्सेप्टेंस, यानी हालात को बिना किसी शिकायत के पूरी तरह स्वीकार कर लेना। इसे आप अपनी एकाग्रता की एक सुरक्षा ढाल मान सकते हैं। जब हम किसी काम के दौरान बार बार ये सोचकर परेशान होते हैं कि काश हालात ऐसे न होते या ये काम इतना मुश्किल क्यों है, तो हमारा दिमाग भटक जाता है। लेकिन जैसे ही आप वर्तमान स्थिति को दिल से स्वीकार कर लेते हैं, मन का सारा शोर शांत हो जाता है। इसके साथ ही काम आती है अवेलेबिलिटी, यानी उस पल में पूरी तरह मानसिक और भावनात्मक रूप से मौजूद रहना। ये मौजूदगी आपके लिए एक बूस्टर का काम करती है। जब सुरक्षा ढाल और ये बूस्टर साथ मिलते हैं तो आपके भीतर का भटकाव खत्म हो जाता है और आप आसानी से फ्लो की गहरी स्थिति में प्रवेश कर जाते हैं। लेखक फ्लो को रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ते हुए इसे दो बहुत ही खूबसूरत और सरल रूपों में समझाते हैं। पहला रूप है इन द मोमेंट सिंपल फ्लो। ये फ्लो की वो छोटी सी प्यारी सी झलक है जो दिन भर में अचानक महसूस होती है, जैसे सुबह की चाय की पहली घूंट का वो सुकून भरा एहसास, बालकनी में खड़े होकर ठंडी हवा को छूते हुए महसूस करना या किसी अपने की बात पर दिल खोलकर हंस पड़ना। ये पल भर के लिए आता है, लेकिन आपके मन को ताजगी से भर देता है। दूसरा रूप है एक्सटेंडेड सिंपल फ्लो, जहां आप किसी बेहद साधारण काम में लंबे समय के लिए पूरी तरह खो जाते हैं। जरा सोचिए, आप रसोई में सूप बनाने के लिए प्याज काट रहे हैं। चाकू की हर एक कट, चॉपिंग बोर्ड की आवाज और प्याज की तीखी खुशबू, आप इन सब में इतने लीन हैं कि दुनिया की कोई दूसरी बात आपको छू भी नहीं रही। ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, फिर भी इसमें डूब जाने का मजा किसी बड़े प्रोजेक्ट को पूरा करने जितना ही गहरा और सुकूनदेह होता है। फ्लो कोई दुर्लभ अनुभव नहीं है जो सिर्फ चुनिंदा पलों में मिले। जब आप शिकायतें छोड़ देते हैं, पूरी तरह वर्तमान में मौजूद रहते हैं और छोटे छोटे कामों को भी पूरे ध्यान से करते हैं, तो आपकी आम सी दिनचर्या भी एक बेहद सुकून भरे और जीवंत अनुभव में बदल जाती है। अध्याय 7, फॉर्मेटिव कम्युनिटीज, वे साथी जो आपको बेहतर इंसान बनाते हैं। जरा सोचिए, आपकी जिंदगी में ऐसे कितने लोग हैं जिनके साथ आप सिर्फ चाय पीने, काम की बातें करने या वीकेंड पर घूमने नहीं जाते, बल्कि अपनी जिंदगी की सबसे गहरी सच्चाइयों को बेझिझक साझा कर सकते हैं। हमारी जिंदगी में दोस्तों, सहकर्मियों और जान पहचान वालों की कमी नहीं होती, लेकिन बहुत कम ऐसे समूह होते हैं जो हमें अंदर से निखारने और एक बेहतर इंसान बनने में मदद करते हैं। लेखक इसी अनमोल रिश्ते को एक अर्थपूर्ण जीवन का चौथा सबसे बड़ा स्तंभ मानते हैं और इसे नाम देते हैं फॉर्मेटिव कम्युनिटीज। फॉर्मेटिव कम्युनिटी कोई साधारण नेटवर्किंग ग्रुप नहीं या केवल मौज मस्ती के लिए बनी मंडली नहीं है। ये ऐसे संवेदनशील और सच्चे लोगों का छोटा सा दायरा होता है जिनका मकसद एक दूसरे के साथ मिलकर आत्मिक रूप से विकसित होना है। इस समूह की सबसे खूबसूरत बात यह है कि यहाँ कोई किसी को जज नहीं करता। यहाँ हर कोई अपने नकाब उतारकर अपनी कमजोरियों, उम्मीदों और जीवन के अनुभवों को पूरी ईमानदारी से सामने रख सकता है।
इस तरह के समूह को जीवंत बनाए रखने के लिए लेखक एक बहुत ही सरल और प्रभावी अभ्यास सिखाते हैं। एंगेज, रिफ्लेक्ट, स्टोरी टेल। इसका मतलब है कि पहले आप अपनी जिंदगी को पूरी शिद्दत से जिएं, नई चुनौतियों का सामना करें और दुनिया से जुड़ें। एंगेज। इसके बाद थोड़ा ठहरें, अपनी डायरी में लिखें या मन ही मन सोचें कि उन अनुभवों ने आपको क्या सिखाया। रिफ्लेक्ट। और आखिर में अपने उस अनुभव को एक सच्ची कहानी की तरह अपने समूह के साथ बांटें। स्टोरी टेल। जब आप अपनी कहानी सुनाते हैं और दूसरों की कहानियां सुनते हैं तो समझ आता है कि जीवन की हर उलझन में हम अकेले नहीं हैं। यहाँ लेखक एक बहुत ही बारीक और गहरी समझ सामने रखते हैं। तात्कालिक समस्या, प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम और फोकस क्वेश्चन यानी फोकस प्रश्न के बीच का अंतर। कई बार जब हम किसी मुश्किल में होते हैं तो हमें लगता है कि समस्या सिर्फ ऊपरी है, जैसे कि मुझे ये नौकरी छोड़नी चाहिए या नहीं। ये सिर्फ एक तात्कालिक समस्या है, लेकिन फॉर्मेटिव कम्युनिटी आपको उस गहरे सवाल तक ले जाती है जिसे जीवन असल में आपसे पूछ रहा होता है कि इस चुनौती के जरिए मैं किस तरह का इंसान बन रहा हूँ। ये फोकस क्वेश्चन आपके पूरे दृष्टिकोण को बदल कर रख देता है। लेखक सिर्फ किताबी बातें नहीं कर रहे, बल्कि वे अपने खुद के दशकों पुराने समूहों का उदाहरण देते हैं। वे बताते हैं कि कैसे उनके फॉर्मेटिव ग्रुप्स जिंदगी के हर उतार चढ़ाव, करियर के बदलावों, पारिवारिक चुनौतियों और उम्र के हर पड़ाव में उनके सबसे बड़े संबल बने रहे। जब आप ऐसे लोगों का साथ चुनते हैं जो आपकी आत्मा को सींचते हैं, तो वो साथ कुछ महीनों या सालों का नहीं, बल्कि पूरी उम्र का अटूट सहारा बन जाता है। अध्याय 8, जीवन के अलग अलग पड़ावों पर मीनिंग डिजाइन। जिंदगी कोई ऐसी पहेली नहीं है जिसे एक बार सुलझा लिया और किस्सा खत्म। ये एक बहती हुई नदी की तरह है जिसके हर मोड़ पर पानी की गहराई और बहाव बदलता रहता है। लेखक हमें समझाते हैं कि हमारी पूरी जिंदगी असल में 2 बड़े और खूबसूरत पड़ावों में बटी होती है। जिंदगी के पहले हिस्से में हम दुनिया को ये दिखाने में जुटे होते हैं कि हम कौन हैं। हम अपनी पहचान बनाते हैं, डिग्रियां लेते हैं, करियर संवारते हैं और समाज में अपना एक मुकाम खड़ा करते हैं। लेकिन असली जादू जिंदगी के दूसरे हिस्से में शुरू होता है, जिसे लेखक रोल टू सोल का सफर कहते हैं। यहाँ पहुंचकर इंसान सिर्फ अपने पद, रुतबे और मैं के दायरे से बाहर निकलता है। इसे सेल्फ ट्रांसेंडेंस यानी अपनी सीमाओं से परे जाना कहा जाता है। इस पड़ाव पर इंसान ये नहीं सोचता कि दुनिया से क्या लेना है, बल्कि ये महसूस करने लगता है कि वो दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकता है और इस दुनिया को क्या देकर जा सकता है। इस पूरे सफर में उम्र के अलग अलग पड़ावों की अपनी चुनौतियां और अपनी खूबसूरती होती है। सोचिए, जब कोई युवा 18 से 28 साल के दौर में होता है, जिसे लेखक ओडेसी ईयर्स कहते हैं। ये वो उम्र है जब समाज आपसे तुरंत ये तय करने को कहता है कि आप जिंदगी भर क्या करेंगे, जबकि आपका मन हजारों अलग अलग दिशाओं को टटोलना चाहता है। लेखक कहते हैं कि इस उम्र में खुद को किसी एक तय लीक पर बांधने की जरूरत नहीं है। ये समय अपनी जिंदगी को एक खुली प्रयोगशाला बनाने का है, जहां आप नए तजुर्बे करें, गलतियों से सीखें, अलग अलग काम आजमाएं और धीरे धीरे ये समझें कि आपकी असली तासीर क्या है। जैसे जैसे हम मध्य जीवन और उसके आगे के पड़ाव में कदम रखते हैं, जिम्मेदारियों की आपाधापी बढ़ जाती है। यहाँ सबसे बड़ी ताकत बनकर उभरती है फ्लो वर्ल्ड विजन। इसका सीधा सा मतलब ये है कि जिंदगी को किसी सख्त चेकलिस्ट या फिक्स टाइम टेबल की तरह जीना छोड़ दें। जब आप जिंदगी के अप्रत्याशित मोड़ों और बदलावों के साथ लचीला होकर बहना सीख जाते हैं, तो बिखरी हुई चीजों में भी एक लय और सुकून नजर आने लगता है। इसी बीच माता पिता के लिए ये अध्याय एक बेहद गहरी और जरूरी सीख देता है। अक्सर हम बाहर की कॉर्पोरेट और भागदौड़ भरी दुनिया की लेन देन वाली सोच को अनजाने में अपने घर के भीतर ले आते हैं। लेखक इसे ट्रांजैक्शनल वर्ल्ड ट्रिकल डाउन इफेक्ट कहते हैं। जब हम बच्चों के साथ भी यही रवैया अपनाते हैं कि अगर अच्छे नंबर लाओगे तभी शाबाशी मिलेगी, या अगर सबसे आगे रहोगे तभी तुम्हारी कद्र होगी, तो हम उनके मासूम मन पर परफॉर्मेंस का भारी बोझ लाद देते हैं। माता पिता का काम बच्चों को किसी दबाव वाली फैक्ट्री का प्रोडक्ट बनाना नहीं, बल्कि उन्हें एक सुरक्षित और खुला माहौल देना है, जहां वो अपनी गति से खिल सकें। अंत में जब बात जीवन साथी के साथ रिश्ते की आती है, तो लेखक एक फॉर्मेटिव रिलेशनशिप गढ़ने का सुझाव देते हैं। सच्चा रिश्ता वो नहीं है जहां 2 लोग अपनी पुरानी आदतों और उम्मीदों में एक दूसरे को बांध कर रखें, बल्कि वो है जहां दोनों साथी एक दूसरे के निरंतर विकास के लिए दिल से समर्पित हों। 25 साल की उम्र में जो आप थे, 45 की उम्र में शायद वैसे नहीं रहेंगे। एक समझदार और गहरा रिश्ता वही है जो साथी के इस बदलाव और नई जरूरतों को गले लगाए और हर कदम पर एक दूसरे की ताकत बने। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू और टेक केयर। Thank you so much for watching this video.
Don't forget to like, subscribe, and comment.